तो हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टोशियोमेट्री में लास्ट में यहाँ पे खत्म किया था कैसे हम परसेंटेज यील्ड निकालते किसी प्रोडक्ट की। तो एक बार परसेंटेज यील्ड को रिवाइज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज यील्ड। तो क्वेश्चन लिखो क्या, this is the reaction starting with 340 gram AgNO3 85 gram AgCl was produced. Calculate percentage yield of AgCl given that atomic mass of silver is 10, nitrogen is 40, oxygen is 16, hydrogen is 1, AMU chlorine is 35.5 AMU. Starting with 340 gram AgNO3, 85 gram AgCl was produced. तो आपका क्वेश्चन है कि AgCl की परसेंटेज यील्ड कितनी है। सबसे पहले तो मैं AgNO3 के मास को मोल में कन्वर्ट करूंगा, AgCl के मास को मोल में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि जैसे मुझे पता लगा क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड का है, मैं गिवन डाटा को, किसी भी सब्सटेंस के गिवन डाटा को, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल्स की टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो AgNO3 के मास से AgNO3 के नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो इसके ग्राम मोलर मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे मोल्स ऑफ AgNO3 कैसे मिलेगी, गिवन मास 340 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सिल्वर का एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है 108, नाइट्रोजन का 40, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48। तो मेरे हिसाब से ये टोटल सॉल्व करके 170 और ये 2 बनेगा शायद। क्या बन रहा है कैसे, 108 प्लस 14 प्लस 48 इज 170 मोलर मास, ग्राम मोलर मास, और 340 से डिवाइड कर दो 170 को तो 2 मोल आ गए मेरे पास इसके। आई हैव 2 मोल्स। अब AgCl के भी पहले मैं मोल्स बना रहा हूं, तो मोल्स ऑफ AgCl, तो मोल्स के लिए गिवन मास हुई है डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। AgCl is 108, chlorine is 35.5, so it is 85 by 143.5। कितने मोल्स बन जाएंगे लगभग 85 by 143.5 कितना आएगा, 0.6। क्या सेकंड डेसिमल तक बता सकते हो, सेकंड डेसिमल तक। ओके ओके ओके, अच्छा राउंड ऑफ कर दिया तो फिर तो ठीक है, 0.59। ये वो मोल है AgCl को जो रिएक्शन में बन के आए हैं। एक्चुअल में इतने मोल बने हैं, बट मैं निकालना चाहता हूं कि कितने मोल बनने चाहिए थे। अगर AgNO3 के 2 मोल थे तो 2 मोल से मैक्सिमम AgCl के कितने मोल बन सकते थे। तो कोफिशिएंट का यहाँ पर 1:1 रेशियो। तो अगर इसके 2 मोल हैं तो इसके मोल्स अगर निकालने हो तो बनेंगे 2 into 1, इट्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 2 मोल मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफिशिएंट डिवाइड बाय इट्स ओन कोफिशिएंट, 2 मोल। क्या सबको आवाज धीरे आ रही? ओके चेक करो, ठीक है।
इज इट फाइन? सो अब मैं यहां से लिखता हूं परसेंटेज यील्ड ऑफ AgCl विल बी हाउ मच मोल्स ऑफ AgCl वर एक्सपेक्टेड. मोल्स ऑफ AgCl एक्चुअली जो मिले 0.59 मोल, बट जो एक्सपेक्टेड थे 2 मोल. So this 0.59 by 2 into 200, that will be your percentage. जितना इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट और कुछ पूछना, any doubt to anybody sitting in the class? Okay. अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो. Concept of calculation of percentage purity of a reactant. सबसे पहले तो ये चीज, जैसे प्रोडक्ट के लिए हम परसेंटेज यील्ड डिफाइन करते हैं, हमने परसेंटेज यील्ड डिफाइन कैसे की थी? हमने बोला कितने मोल प्रोडक्ट के बन के आए डिवाइडेड बाय कितने मोल प्रोडक्ट के बनने चाहिए थे इनटू 100. इसी तरीके से रिएक्टेंट के लिए हम परसेंटेज प्योरिटी डिफाइन करते हैं. दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर रिएक्टेंट स्पीशीज, नॉट फॉर प्रोडक्ट स्पीशीज. बिल्कुल काम वैसे करना है जैसा हमने अभी तक प्रोडक्ट के लिए किया था. अब मैं यहाँ पर उल्टा करूंगा. परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट इज moles of reactant divided by moles of reactant expected into 100. और जो एक्सपेक्टेड मोल्स है रिएक्टेंट के वो आप स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन से, कोएफिशिएंट से, बैलेंस्ड इक्वेशन से फाइंड करोगे. एक्चुअल में ये है क्या, क्यों है ये फॉर्मूला, वो एक बार समझते हैं. मान लो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ आपको. लेट्स से दिस इज द रिएक्शन. और मैंने ये आपको बैलेंस करके दिया, ये क्वेश्चन. दिस इज 14 7 and for chlorine 2 3 the 6 plus 2 8 8 and 6. This equation is balanced. मान लो मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट के, लेट्स से मेरे पास कुछ मोल्स हैं. लेट्स से मैंने आपको इसके दे दिए 2 मोल्स और मैंने साथ में ये बोल दिया दिस 2 मोल पोटाशियम डाइक्रोमेट इज प्योर नहीं है. ये पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसमें कुछ इम्प्योरिटी है. मतलब मैंने अपने सामने प्लेट में पोटाशियम डाइक्रोमेट रख दिया पाउडर की फॉर्म. उस पाउडर में टोटल तो 2 मोल है, पर वो 2 के 2 मोल प्योर पोटाशियम डाइक्रोमेट के नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है. तो अगर मैंने रिएक्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन में, अगर मैंने रिएक्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन में 2 मोल 3 मोल या मास दे दिया, वो एक्चुअल में इम्प्योर रिएक्टेंट है. यानी कि ये 2 के 2 मोल K2Cr2 के प्योर मोल्स नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी मिली हुई है. तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा क्वेश्चन में कि लाइक 2 मोल इम्प्योर पोटाशियम डाइक्रोमेट प्रोड्यूस्ड 1.12 liter chlorine at STP. What is percentage purity
प्योरिटी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर मेरे पास एक प्लेट में एक पाउडर पड़ा हुआ है और इस पाउडर में पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है और कुछ इम्प्यूरिटी भी है, और मैंने इसमें HCl के ड्रॉप्स डाले, HCl का रिएक्शन सिर्फ इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। इम्प्यूरिटी कुछ नहीं कर रही, इम्प्यूरिटी इज इनर्ट। इनर्ट जानते हो ना, जो रिएक्शन ना करे। So this is not reacting with HCl, it is only this is reacting with HCl, पर ये 2 मोल इसके और इसके मिला के टोटल के हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि इसके X मोल्स हैं और इसके 2 - X मोल्स हैं। अब यानी कि जो प्योर K2Cr27 है उसके मोल्स 2 से कुछ कम है। अब क्वेश्चन में मुझे ये दिया कि क्लोरीन बन रही है इतने लीटर एसटीपी पे, तो मैं पहले इसके मोल बना लूंगा। तो मैं सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज के लिए उसके मोल्स बना सकता हूँ। 1.12 लीटर को 22.4 से डिवाइड किया, बताओ कितने मोल्स आएंगे, कितने मोल्स बनेंगे? 0.05 मोल। तो 0.05 मोल जो क्लोरीन के बने हैं वो HCl की रिएक्शन K2Cr27 से हुई है, लेकिन K2Cr27 X मोल में था। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि अगर क्लोरीन के मोल हमें पता है तो हम क्लोरीन से K2Cr27 के मोल बना सकते हैं क्वेश्चन में दे सकते इस इक्वेशन की मदद से। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 0.05 मोल क्लोरीन बनी है ना, तो डेफिनेटली इस प्लेट में आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट के कितने मोल होने चाहिए थे, क्योंकि 0.05 मोल बनने के लिए कितने मोल K2Cr27 होना ही चाहिए। मैं बोलूंगा 0.05 इसका कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल्स हैं इस पूरे मिक्सचर के 2 मोल, यानी कि मुझे X की वैल्यू मिल गई है 0.05 बाय 3। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये पूरा सैंपल 2 मोल का है, पूरा सैंपल 2 मोल का है, उसमें मुझे इसके मोल मिल गए, तो क्या आप इसकी परसेंटेज बता सकते हो? अगर पूरे के 2 मोल है, इसके मोल मिल गए, तो आपको रिमेनिंग इसके मोल भी मिल गए। जब X ही मिल गया तो 2 - X भी मिल गए। तो अब अगर कोई मुझे ये कहते कि इस सैंपल में कितने परसेंट K2Cr27 था, तो आप क्या करोगे? K2Cr27 के मोल कितने? 0.05 बाय 3। यहां मैं इसे ठीक कर रहा हूं, मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द इम्प्योर मिक्सचर। और मिक्सचर में 2 मोल थे, तो 0.05 बाय 3 डिवाइड बाय 2 × 100 करोगे, वो इसकी परसेंटेज प्योरिटी है। परसेंटेज प्योरिटी वर्ड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इतने परसेंट सैंपल प्योर है, ये तो इम्प्योर है। यानी कि हम प्रोडक्ट की मदद से रिएक्टेंट की अगर क्वांटिटी निकाल लें, तो रिएक्टेंट के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिएक्टेंट का वो मोल होंगे जो उस रिएक्शन में HCl के साथ हिस्सा ले रहे हैं, बिकॉज उतना ही अमाउंट उसका प्रेजेंट है पूरे मिक्सचर में। दैट इज द ट्रू अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड इन दिस मिक्सचर। So we are not interested in the moles of purity. We are interested in counting the moles of reactant whose purity is to be determined. हमें परसेंटेज प्योरिटी इसकी चाहिए। पर अब अगर मान लो मैंने इस क्वेश्चन में अगर मैंने आपको इस पूरे मिक्सचर का मास दिया होता ना, मास, तब आप ये नहीं कह सकते इस पूरे मिक्सचर के मास को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो इसके मोल्स मिल गए। नहीं, गलत है। जब आपको पूरे मिक्सचर का मास पता है तो आप पूरे मिक्सचर के मास को सिर्फ इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स नहीं बना सकते, आप उसको मोल्स नहीं बोल सकते इसको। मान लो मैंने अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, सो कैप कह रहा कि वॉइस क्लियर नहीं है, क्या ऐसा है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? ओके, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से नेटवर्क चेक करो, क्योंकि मैंने अभी 3 क्लासेस ले ली है सुबह से, मेरे को किसी ने नहीं ये कंप्लीट किया। तो आप अपनी साइड से एक बार चेक कर लेना नेटवर्क कनेक्शन। मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, मैंने ये कहा होता K2Cr27 और इम्प्यूरिटी
ये टोटल मास, इसका टोटल मास मैंने आपको दे दिया होता 150 ग्राम। मैंने अगर आपको ये टोटल मास दे दिया होता, तो अब अगर मुझे इसकी परसेंटेज प्योरिटी चाहिए ना, तो मुझे 150 ग्राम में इसके ट्रू का मास चाहिए कि इसका मास कितना है इस पूरे मिक्सचर में। तो अब मैं सेम क्वेश्चन यही करता, इसके मोल से इसके मोल निकालता, और जब मुझे इसके मोल मिल जाते तो इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देता। इसका मॉलिक्यूलर मास है 294। तो अगर मैं इस मोल को 294 से मल्टीप्लाई कर देता, तो यहां पर जो आंसर आता वो K2Cr27 का मास आता। फिर मैं ये बोलता टोटल में से इसका जितना मास है वो इसकी परसेंटेज प्योरिटी है। क्वेश्चन दो तरह से आएगा, या तो आपको मिक्सचर के मोल्स दिए होंगे पूरे मिक्सचर के, या फिर आपको पूरे मिक्सचर का मास दिया होगा। पर करना आपने यही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के मोल निकालने। अगर रिएक्टेंट के मोल मिल गए और टोटल मोल पता है, तो रिएक्टेंट के मोल्स का परसेंटेज प्योरिटी बता सकते हो। रिएक्टेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर के मोल, जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे, इनटू 100। अगर आपको यहाँ पे मिक्सचर का मास गिवन है, इनिशियल मिक्सचर का मास, रिएक्टेंट मिक्सचर का मास, तो फिर आप पहले इसके मोल से इसके मोल बनाओ, फिर इसको मास में कन्वर्ट करो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे इसका मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल 150 इंटू 100 करो। सो परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका आप ये भी कर सकते हो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट इज मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ द मिक्सचर इन प्योर मिक्सचर इंटू 100। क्या ये चीज क्लियर है सबको? क्या ये चीज समझ में आ गई सबको कि परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन कैसे करना है? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी बोलो। बिल्कुल आए। 0.05/3 मोल आए। 0.05/3 ये इसके मोल आए। क्लोरीन के मोल तो 0.05 थे। तो जब क्लोरीन के 0.05 थे तो मुझे यहां से इसके मोल पे जाना था। तो क्या करना था? 0.05 को 1 से मल्टीप्लाई करना था और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। तो ये 0.05/3 मोल्स है K2Cr27। और मैंने इनके टोटल मिक्सचर के, इन प्योर मिक्सचर के टोटल मोल 2 दिए हुए थे। Is that clear? Okay. Anyone else? हाँ जी बोलो। बोला करो अगर मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही, शायद आपकी तरफ नेटवर्क। डिवाइडेड बाय 2। क्यों डिवाइड बाय 2 माइनस x? पूरे मिक्सचर में कितने मोल इसके हैं? 2 मोल में इसके कितने मोल हैं? 0.05/3 ना। तो अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी ऑफ K2Cr27, मैं इसके परसेंट पूछ रहा हूं। टोटल मोल 2 है, 2 में से इसके मोल मिल गए, तो इसके मोल्स की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज निकाल 0.05/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये टोटल मोल में से 0.05/3 इसके मोल है जिसकी परसेंटेज निकालनी। ठीक है? हाँ जी बोलो। कहां लिखाया प्रोडक्ट? कहां लिखाया प्रोडक्ट? कहां लिखा है? मैंने रिएक्टेंट लिखा हुआ है। कैन आई इरेज?
लेट्स से क्वेश्चन इज this reaction is given to you starting with 10.6 gram sodium carbonate, (0.044 gram CO2 is produced. What is percentage purity of Na2CO3? I am giving you gram molar mass of Na2CO3 is 106 and CO2 is 44. अगर मैंने आपको Na2CO3 लिख के उसका मास दिया है ना और उसकी परसेंटेज प्योरिटी भी पूछी है तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, आप ये मान के चलोगे कि सर ने ना इसका मास नहीं दिया, इम्प्योर Na2CO3 का मास दिया, क्योंकि अगर ये प्योर Na2CO3 होता तो मैं परसेंटेज प्योरिटी पूछता ही क्यों। इसलिए ऐसे आपको फंसाया जाता है मिक्सचर। इसका मतलब कि ये जो Na2CO3 है, ये जो मैंने 10.6 ग्राम दिया ना, वो कोई इम्प्योरिटी है प्लस Na2CO3 है, उसका टोटल मास है ये 10.6। भले मैंने इसे लिखा 10.6 ग्राम Na2CO3 ताकि कोई ये गलती कर ले, ये माने Na2CO3 का मास है। अगर ये Na2CO3 का ही मास होता और ये प्योर Na2CO3 होता, मैं परसेंटेज प्योरिटी पूछता ही क्यों। इसका मतलब है कि जो मैंने रिएक्टेंट का मास दिया है, रिएक्टेंट का मास वो 10.6 इसका अकेले का नहीं है, उसमें Na2CO3 के साथ कोई इंप्योरिटी भी है। अब करके दिखाओ। ओके, तो पहले मैं यहां से 0.044 ग्राम CO2 से पहले मैं इसके मोल बनाऊंगा, और क्योंकि मुझे परसेंटेज प्योरिटी पूछी है किसकी, Na2CO3 की, तो फिर मैं इसकी मदद से इसके बारे में कुछ पता करूंगा, इसके मोल पता करूंगा पहले, क्योंकि जिसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछी उसके बारे में पता करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज के बारे में जो डाटा गिवन है। तो 0.044 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ये 0.001 मोल बन गए CO2। तो यहां से अगर पहले तो मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा, यहां इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, यहां 2 आना था, यहां 2 आना था। सबसे पहले तो मैंने देखना था कि क्या इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स लगाने चाहिए थे। तो फिर अगर इसके 0.001 मोल है, इसका मतलब इसके 0.001 मोल मुझे Na2CO3 के 0.001 मोल से मिलते हैं। ये प्योर Na2CO3 के मोल है, पर मुझे क्वेश्चन में Na2CO3 के इम्प्योर मिक्सचर का मास गिवन है, मास, तो फिर मुझे इसे भी मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके मास को मैं कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो कि क्वेश्चन में गिवन है 106, उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मास ऑफ pure Na2CO3 is 0.001 into 106
कितना आ जाएगा 0.106 ग्राम। तो अब मैं लगाऊंगा परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3 इज मास ऑफ प्योर Na2CO3 जो हमने निकाला डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर Na2CO3 इनटू 100। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.106 डिवाइड बाय कितना मास था 10.6 इनटू 100। तो ये बन जाएगा 1% प्योर। इसका मतलब 99% इसमें मिलावट हुई पड़ी, इम्प्योरिटी है। 1% प्योर है सैंपल बस, 99% इम्प्योरिटी है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यहां पे जाके स्टोइचियोमेट्री पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री में हमें 3-4 चीजें सीखनी थी। एक तो अगर रिएक्टेंट में किसी के बारे में पता हो मास मोल, तो दूसरे के बारे में निकालना। एक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। एक जो कल सीखा था, कैसे पता लगता है दो रिएक्टेंट को किस रेशो मिले ताकि प्रोडक्ट 2 बने या 1 बने। किया था ऐसा कल कि जब आयरन और O2 के मोल्स का रेशो क्या रखा जाए ताकि Fe और Fe2O3 दोनों बने, या ओनली FeO बने, या ओनली Fe2O3 बने। किए थी ऐसी चीजें। और फिर उसके बाद परसेंटेज यील्ड निकालनी सीखनी थी और परसेंटेज प्योरिटी निकालनी सीखनी थी। परसेंटेज यील्ड किसके लिए निकाली जाती है, प्रोडक्ट के लिए या रिएक्टेंट के लिए? परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट स्पीशीज के लिए, और परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पे जाके हमारा स्टोइचियोमेट्री कंप्लीट होता है। बट मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। एंड दोस क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर शीट एंड दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। सो ट्राई दीस क्वेश्चंस और फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा। A 3:2 mole ratio mixture of FeO and Fe2O3 react with oxygen to produce 2:3 mole ratio mixture of FeO and Fe2O3. Find the mass of oxygen in grams required per mole of initial mixture. मैं क्वेश्चन समझाऊंगा पहले, लेकिन आप एक बार नोट करो क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। Once you note down the question, do tell me. मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके, पर पहले से आप जरूर ट्राई करोगे। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आप ट्राई करोगे पहले, फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा। मुझे देखना है ये क्वेश्चन कौन कौन कर पाता है। पहले क्वेश्चन समझो। हमारे पास ना एक मिक्सचर है, मान लो दो सॉलिड, इसमें FeO भी है और Fe2O3 भी है, और हमें उन्होंने ये बोला कि 3:2 मोल रेशो में, मतलब अगर इसके मोल मेरे पास A है और इसके B मोल्स हैं, तो B/A ये मोल्स हैं। तो मुझे इनके मोल का रेशो 3:2 दिया
लिया है, यानी कि B/A3/2। अब मैंने इसमें एयर डाला, ऑक्सीजन डाला। अब ऑक्सीजन जब मैंने डाली, ओनली FeO रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये आज आपको पता होना चाहिए 11वीं में पहली बार, पर जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाले टाइम में पढ़ोगे ना, ये आप अपने आप समझ आओगे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन इसका क्यों नहीं होता, सिर्फ इसका होता। मिक्सचर में ये भी था और ये भी था, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ ये रिएक्ट करता है, ये नहीं करता। आज आप मोल कंसेप्ट में पहली बार कर रहे हो, आज आप मोल कंसेप्ट में पहली बार कर रहे हो, इसलिए ये आपको मुझे बताना था कि ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 रिएक्ट नहीं करता, FeO रिएक्ट करेगा। तो FeO और O2 मिलके Fe2O3 बनाते हैं, और ये रिएक्शन को मैं बैलेंस करके आपको दे रहा हूं। दिस इज द रिएक्शन। अब O2I, O2 के साथ FeO रिएक्ट हुआ तो डेफिनेटली FeO की मात्रा घटेगी और Fe2O3 की मात्रा बढ़ेगी। पर ये सारा खत्म नहीं हुआ, यानी कि हमने O2 इतना डाला है कि FeO पूरा रिएक्ट नहीं हुआ, यानी कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। क्योंकि उन्होंने आपको ये बोला है रिएक्शन के बाद क्या बचा, ये दोनों। अब आप खुद देखो, FeO के अगर कुछ मोल है B, उनमें से कुछ मोल, B में से कुछ मोल Fe2O3 में कन्वर्ट हो गए, तो Fe2O3 के जितने मोल पहले थे कुछ और बन के आ गए, पर सारे का सारा FeO रिएक्टर क्यों हुआ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होता, ये पूरा खत्म हो जाता, तो फिर वो आपको ये ना लिख के देते कि मिक्स होने के बाद, रिएक्शन के बाद ये दोनों की मोल रेशो ना देते। इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे B मोल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं हुई, कुछ मोल्स FeO के अभी भी बच गए, यानी कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको मुझे ये बताना है, अगर इस पूरे मिक्सचर के, अभी तो मैंने A+B मोल लिए, अगर इस पूरे मिक्सचर का 1 मोल होता तो O2 के कितने मोल आपको डालने पड़े? आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर इस पूरे मिक्सचर का 1 मोल होता तो O2 के कितने मोल डालने पड़ते, वो आपको निकालना। Let me check. नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। गलत है। पॉइंट 1 इज नॉट द राइट आंसर।
आप चाहे इनिशियली ना ए को 2 मान लो, बी को 3 मान लो, ये हिंट दे देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियली Fe2O3 के ए मोल है जिनको 2 मान लो, और FeO के इनिशियली बी मोल है जिनको 3 मान लो। उससे भी करके कर सकते हो कुछ। नो 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 नो। अभी तक का सो कॉल्ड बेस्ट आंसर, अभी तक का बेस्ट आंसर, अभी तक का, इससे बेटर आंसर हो सकता है। मैं करवाऊंगा, ओके। मैं ना आज क्लास के बाद आपके ग्रुप पे ना एक क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, आपको वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और उनका आंसर भी मैं दूंगा, लेकिन उसके डाउट्स के लिए आप मेरे को कॉल पे पूछोगे, कॉल पे या व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट करके, इसी टॉपिक पर बेस्ड, लाइक एन असाइनमेंट। नहीं एग्जैक्ट नहीं है पर काफी हद तक ठीक है, मतलब अगर मैंने 4 ऑप्शन दिए होते ना तो तू ठीक कर देता, तेरा आंसर आ जाता। चलो देखिए, तो मैंने जैसा कि हिंट दिया था, मान लेते हैं कि इसके 2 मोल हैं और इसके 3 मोल हैं। तो अब आउट ऑफ 3 मोल्स ऑफ FeO मान लेता हूं X मोल FeO का ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, क्योंकि सारे का सारा FeO रिएक्ट नहीं हुआ। सो लेट्स से X moles out of 3 moles of Fe reacts with oxygen. तो अगर इसके X moles हैं तो आप बता सकते हो Fe2O3 के कितने मोल्स रिएक्ट हुए, Fe2O3 के कितने मोल बनेंगे X मोल से। X मोल से Fe2O3 के कितने मोल्स बनेंगे X/2 मोल। अब मेरे पास मिक्सचर में जब FeO के X मोल्स रिएक्ट करके खत्म हो गए, अब इसी मिक्सचर में मेरे पास इन दोनों के कितने कितने मोल बचे, FeO के कितने मोल हैं और Fe2O3 के कितने मोल। अब FeO के 3 मोल में से X मोल तो चले गए, 3 - X मोल्स, और Fe2O3 के कितने मोल हैं 2 + X/2, क्योंकि 2 मोल तो ये बने ऑलरेडी थे पहले से और X/2 और बन के आ गए। अब क्वेश्चन में क्या दिया, इनके मोल का रेशियो 2:3 है, तो FeO के मोल्स और Fe2O3 के मोल्स का रेशियो आफ्टर द रिएक्शन इज 2/3. So I can write it as 3 - X upon 2 + X/2 is 2/3. From here you will get the value of X. कितना आएगा 2.5.
तो हमें x की वैल्यू मिल गई, पर दिस इज नॉट माई आंसर। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? अब आप मुझे ये बताओ, अगर इसके x मोल आपको मिल गए तो आप बता सकते हो O2 के कितने मोल थे। अगर आपको x की वैल्यू मिल गई 2.5 मोल, तो आप बता सकते हो कि O2 के कितने मोल लेने पड़े। 2.5/4 मोल। मैंने क्यों ये पूछे? क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर। आपके पास इनिशियल मिक्सचर जो था उसके कितने मोल थे? 5। 5 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन लेना पड़ा मास की टर्म्स में? तो मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वाज 2.5/4 मोल इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास। कितना आएगा? 2.5/5 क्यों? नहीं, हमने O2 के जो मोल्स निकाले हैं वो अगर इसके 2.5 मोल है तो 2.5 इंटू 1 कोफिशिएंट ऑफ O2 डिवाइड बाय इट्स कोफिशिएंट, तो ये O2 के मोल्स आ गए। अब मैं इसका मास निकाल रहा हूं, तो 2.5 इंटू 8 बताओ कितना होगा? 2.5 इंटू 8 नहीं हो ही नहीं सकता। 2.5 इंटू 8 पूछ रहा हूं, 20 ग्राम। ये 20 ग्राम O2 इनिशियल मिक्सचर के कितने मोल थे? 5 के लिए थी। 5 मोल के लिए 20 ग्राम O2 लेनी पड़ी है। तो क्वेश्चन में क्या है, 1 मोल के लिए कितना O2 लेना पड़ा? ये बेस्ट आंसर है, ये चाहिए। अब क्वेश्चन ये था कि अगर इसके 5 मोल थे इनिशियली, ये लिखा ना पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर, इनिशियली 5 मोल थे, 5 मोल के लिए O2 के 20 ग्राम लेने पड़े। तो अब हम बोलेंगे मास ऑफ O2 बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर। दिस वैल्यू विल बी 20/5 which is 4। तो हमने ये मान लिया कि इनिशियली अगर अपने पास FeO के 3 मोल है और Fe2O3 के 2 मोल है, तो अब इसमें से जब आपने ऑक्सीजन डाली तो FeO की रिएक्शन, पर क्या FeO सारे का सारा खत्म हो गया? अगर ये सारा खत्म हो जाता तो क्वेश्चन में उन्होंने क्यों दिया कि Fe और Fe2O3 के मोल का रेशो इतना, यानी कि FeO कुछ बच गया, यानी कि ये पूरे का पूरा 3 मोल खर्च नहीं हुआ। हमने मान लिया x मोल्स आयरन FeO के यूटिलाइज हुए इस रिएक्शन में। तो x मोल्स अगर FeO है तो Fe2O3 के x/2 मोल बनेंगे, लेकिन ये खत्म हो गया x मोल्स आउट ऑफ 3 मोल्स। तो रिमेनिंग मिक्सचर में FeO के 3 - x मोल्स रह गए और Fe2O3 के 2 मोल तो पहले से थे और x/2 मोल और बन के आ गए। अब हमें इनके मोल्स का रेशो गिवन था 2:3। तो जब हमें 2:3 पता है, हमने x की वैल्यू निकाली। पर क्वेश्चन में हमें O2 का मास चाहिए, तो हमें अगर इसके x मोल्स बताए तो हमें O2 के मोल्स मिलते, यानी कि x की वैल्यू अगर 2.5 है तो 2.5 के लिए O2 के 2.5/4 मोल लेने पड़े। 2.5/4 मोल्स हैं तो उसका मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 तो 20 ग्राम आया, क्योंकि हमें मास ऑफ O2 चाहिए। पर अब पूछे पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर। अब इनिशियल मिक्सचर के टोटल मोल तो 5 थे, तो अगर 5 मोल के लिए 20 ग्राम है तो 1 मोल के लिए कितना है? सो यूनिटरी मेथड। तो आई होप दिस इज यू गॉट दिस आंसर। ओके, बिल्कुल नोट करो।
अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। हाँ बिल्कुल, किसकी रिस्पेक्ट में? FeO की रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब मेरा इस पे ना एक क्वेश्चन और है आपसे। मान लो कोई स्टूडेंट इस रिएक्शन को ऐसे लिखता, FeO प्लस O2 गिव्स Fe2O3, इसे बैलेंस करने के लिए वो ऐसे करता है, यहाँ 2 एंड यहाँ हाफ, यानी कि इन शॉर्ट उसने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास इसके x मोल आ जाता। FeO के x मोल तो आ ही चुके ना 2.5। क्या इससे हमारा आंसर चेंज होता है? क्या हम यहाँ से O2 के जब मोल निकालते हैं तो क्या ये कोफिशिएंट्स बदलने से क्या O2 के मोल्स का आंसर डिफरेंट आता? सेम ही आएगा, सेम आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। मजा आया इस क्वेश्चन में? चलो ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं। Chlorine plus KOH 60% KCl plus KClO plus water। KClO 50% KCl plus KClO3 and KClO3 80% KClO4 plus KCl। Now question is, liter chlorine at STP is mixed with 10 liter KOH solution containing 1 mole KOH per liter of its solution. How many moles of KCl will be produced? बट ये ध्यान रख लेना, हो सकता है मैंने किसी स्टेप में रिएक्शन बैलेंस ना करके दिया हो। आपकी नजर इतनी शार्प होनी चाहिए कि हर रिएक्शन को चेक करो कि वो बैलेंस है या नहीं। आप बताने लगे एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। जब भी कभी एरो के ऊपर ये परसेंट लिखा ना, तो इसका मतलब वो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी परसेंटेज यील्ड 60% है, इसकी परसेंटेज यील्ड 60% है, इसकी परसेंटेज यील्ड 50%, इसकी परसेंटेज यील्ड 50%, इसकी परसेंटेज यील्ड 80%, इसकी परसेंटेज यील्ड 80%। डू दिस एंड आई रियली होप कि आप कोई ना कोई तो इसको बिल्कुल ठीक करके दिखाओ।
आपको पता है हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर गलत है, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है पिछले क्वेश्चन में। तो उस पर दोबारा आएंगे, पर पहले ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन का आंसर हाँ कितने बेटा, लेट मी चेक। नो, आंसर होल नंबर में है, सिंगल डिजिट होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में सिंगल डिजिट होल नंबर। ओके, टेक योर टाइम। बिल्कुल 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 कंप्लीट, टोटल कंप्लीट। तो नो, करवाऊं? नहीं, नो नो, नो। कितने? अभी तक का बेस्ट आंसर। मतलब काफी क्लोज है आप, मतलब एग्जैक्ट आंसर के आप काफी क्लोज हो। होल नंबर में पूछा, राउंड ऑफ करके बता देना। चलो मैं करवाऊं अब। चलो सबसे पहले बैलेंस करते हैं क्वेश्चन। बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर 2 लगाना पड़ेगा बस, और ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और अगर इस इक्वेशन की बैलेंसिंग करूं तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। यहाँ के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिसकी बैलेंसिंग के कोएफिशिएंट्स गड़बड़ हो गए ना, उसका क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ सॉरी, ठीक है। चलो सबसे पहले 112 लीटर Cl2 टेस्ट टीबी के मोल्स बना लें।
कितने आएंगे 1/20 1/22.4 ये 5 मोल हो गए। अब आपको बोला कि KOH का सोल्यूशन है जो कि 10 लीटर है, टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का 10 लीटर है, लेकिन आपको ये बोला है 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब कि अगर आपके पास KOH का सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 10 लीटर है और आपको ये बोला है 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल है, 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर का अगर वॉल्यूम है इसमें तो 1 मोल है, तो 10 लीटर के वॉल्यूम में 10 मोल होंगे। क्योंकि अगर 1 लीटर सोल्यूशन है इफ, तो इसमें 1 मोल है KOH का, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिकॉज 1 मोल KOH पर लीटर मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के लिए 1 liter solution is 1 mole KOH, so 10 liter solution will have 10 mole KOH। और क्योंकि मुझे क्वेश्चन में KCl के मोल पूछे हैं तो ये तो कंट्रोल इन दोनों के मोल करेंगे, तो मुझे इसके मोल और इसके मोल इसलिए जानने क्योंकि मुझे इनके मोल ढूंढने के लिए इनके मोल की जरूरत है। तो इसके मेरे पास 5 मोल है और इसके 10 मोल। अब इसके कितने मोल बनेंगे, इसके कितने मोल बनेंगे, ये डिसाइड तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा 5 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 1 5, 10 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 2 5, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कितने कितने मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने का तरीका हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखा था कि रफ वर्क में मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करो, मोल्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट की वैल्यू चेक करो, कौन से रिएक्टेंट स्पीशीज के लिए छोटी आती है। पर फॉर्चुनेटली 5/1 and 10/2 both are same, none of them is limiting name, यानी कि आफ्टर द रिएक्शन ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये 0 है। तो अब अगर मैं यहां पर चेक करूं 5 मोल के लिए KCl के कितने मोल बनेंगे, 5 मोल बनने चाहिए, इसके भी 5 बनने चाहिए, पर 60% यील्ड है। 5 मोल तब बनते अगर यील्ड 100% होती, लेकिन 60% यील्ड है, तो इसका मतलब इसके 5 का 60% यानी कि 3 मोल्स बनेंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या किया था, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्चुअली divided by moles of product expected. How many moles of products are expected? Into 100. तो हमें ये पता है 5 मोल जो हम निकाल रहे हैं ना ये एक्सपेक्टेड है, इतने बनने चाहिए, यील्ड 60% है, तो यहां से आप इसके मोल एक्चुअल में कितने बनेंगे वो निकालोगे, 5 × 60 डिवाइड बाय 100, तो इसके 3 मोल बनेंगे, 5 नहीं बने। अब मेरे पास इसके 3 मोल बन के आ गए, KClO के फर्स्ट स्टेप से मेरे पास 3 मोल बन के आए, 5 नहीं बने। तो 3 मोल के लिए अब मुझे इनके फिर से मोल देखने, तो 3 मोल से KCl के 2 मोल बनेंगे और 3 मोल से KClO3 के 1 मोल बनने चाहिए। पर फिर से प्रॉब्लम है, यहाँ की यील्ड 50% है, यानी कि एक्चुअल में ये 2 मोल नहीं बनेंगे, 2 मोल का 50%, ये एक्चुअल में 1 मोल बनेगा, और 1 मोल का 50% ये एक्चुअल में ½ मोल बनेगा। क्या आपने भी ऐसे किया था? वेरी गुड। आप देखते हैं KClO3 के कितने मोल बन के आए, ½ 1 नहीं, ये 2 मोल 1 मोल नहीं बने 1 मोल और ½ मोल बने। तो अब इसके अगर मेरे पास ½ मोल बने तो इसके कितने मोल बन के आने चाहिए थे, ½ × 3 डिवाइड बाय 4 इतने आने चाहिए थे, यानी कि 3/8 मोल होने चाहिए। पर हमारे होने से क्या होता है, हमारे चाहने से क्या होता है, यील्ड बताएगी ना 80%।
तो इसका 80% यील्ड अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअल में इसके कितने मोल बन के आएंगे? 3/8 इंटू 80% 0.3। कैसे? 3/8 बने ना मोल्स, हाफ इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 3/8, तो 3/8 का 80% कर दिया तो 0.3 मोल बने। तो हाफ मोल से KCl के कितने मोल बन के आने चाहिए? हाफ इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 1/8 मोल, पर यील्ड कितनी है? 80% है, तो कितना बन जाएगा? 0.1। अब KCl के टोटल मोल देखो कितने बन के आए। फर्स्ट स्टेप से कितने बन के आए? 3, सेकेंड स्टेप से 1 और थर्ड स्टेप से 0.1। कितने मोल बन के आए? और मैंने आपसे किसके मोल पूछे थे? KCl के ना। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl आर फॉर्म्ड अभी तक टोटल? KCl के यहां से 3 मोल बन के आए, यहां से अपने पास कितने मोल बन गए? 1, 4 से यहां कितने बन के आए? 4.1 मोल। देन व्हाई आंसर गिवन इज 9? आई एम सरप्राइज्ड। हमने कहीं कोई गलती तो की? बोला था किसी ने, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल सही बोला था। एक बार कैलकुलेशन चेक करो सारी। और क्या, मैंने आंसर में ये देखा है 9 लिखा हुआ है, तो एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूं, एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूं। 5 मोल और ये 10 मोल और लिमिटिंग रीएजेंट था अपने पास कोई भी नहीं, तो इसके हिसाब से इसके 5 और इसके 5 मोल आने चाहिए, पर 60% यील्ड आ रही है। 60% यील्ड का मतलब 3 मोल बनेंगे, और इक्वेशन हमारी पूरी बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। अब 3 मोल अगर इसके बन के आए KClO की, तो KClO के 3 मोल से इसके 2 मोल और इसके 1 मोल बन के आने चाहिए। सही है। 50% यील्ड है, तो 2 का 50% 1 और 1 का 50% हाफ, ये भी ठीक है। अब KClO3 के अपने पास हाफ मोल बन के आए, अगर हाफ मोल बन के आए तो इसके हाफ इंटू 3/4 3/8 मोल बनेंगे, और इसके हाफ इंटू 1/4 1/8 मोल बनेंगे। बट 80% यील्ड है, 80% यील्ड है, तो ये बनेंगे 0.3 मोल और इसके आएंगे 0.1 मोल। यानी कि KCl के टोटल मोल अगर मैं काउंट करूं तो 3 मोल प्लस 1 4 प्लस 0.1, वेरी गुड, 4.1, जिसका भी आंसर है फुल मार्क्स। तो आंसर विल बी 4। हाँ, अरे आंसर 4 ही है, मैंने गलत देख लिया था, सॉरी, मैंने आंसर गलत देख लिया था, 4 ही है। चलो अब एक बार उस क्वेश्चन पे वापस आओ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट पिछला क्वेश्चन जो किया था। कैन आई इरेज इट? अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन FeO और Fe2O3 वाला किया था ना, उसमें मुझे आपको एक कैलकुलेशन प्रॉब्लम है मुझे दिखाना है। हमने एक इक्वेशन लिखी थी 3 - x अपॉन 2 + x/2 इज इक्वल टू कितना था? 2/3। यही थी ना इक्वेशन, ये देखो क्या आ रही है, 9 - 3x क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + x, 5 इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू 5/4 है। हमने शायद 5 चलाई थी, शायद हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। अब ये बताओ x इज इक्वल टू जो 5/4 था, x किसके मोल हमने निकाले थे? x हमने किसके मोल निकाले थे? FeO के निकाले थे। इसके 5/4 मोल आने, हमने x इसके मोल्स निकाले थे। याद है ना? जरा खोलो उस पेज को। FeO के अगर 5/4 मोल आएंगे तो O2 के कितने मोल आएंगे? 4:1 रेशो में इसके मोल्स बनाओ। 5/4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, नो, 5/16।
5/4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 5/16 मोल O2 के आएंगे। तो मास ऑफ O2 कितना आएगा? 5/16 इंटू मॉलिक्यूलर मास, और ये कितना आएगा? 10 ग्राम। अब हमें पूछा था हाउ मच मास ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल पर मोल ऑफ मिक्सचर। इनिशियल मोल ऑफ मिक्सचर एग्जैक्टली हमने जो इनिशियल मिक्सचर लिया था उसमें कितने मोल थे? Fe और Fe2O3 के टोटल मिला के इनिशियल बिल्कुल वेरी बिगिनिंग में चेक करो टोटल मोल कितने थे। हमने कितने मान लिए थे? 5, और O2 के मास आ रहा है 10, सो आंसर 2 ग्राम आएगा। जिसके लिए जब किसी स्टूडेंट ने बोला ना 2.25, मैंने कहा था अभी तक का बेस्ट आंसर है। पिछले क्वेश्चन में किसी ने बोला भी था 2.25। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि अभी तक का बेस्ट आंसर है, क्योंकि आप बहुत क्लोज थे आंसर पे। 4 नहीं है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी टाइप का। अच्छा, अभी ये वाला जो क्वेश्चन किया था KCl वाला, KClO वाला, आपने क्या क्या गलती कर दी थी? आपने ये देखा मतलब सारा सही किया, बस एक सिली मिस्टेक कर दी। और किसी ने बस इन क्वेश्चंस में हमेशा गलती या तो बैलेंसिंग के कारण होगी, या किसी को जोड़ना भूल जाओगे, या किसी गलत चीज को जोड़ दोगे। आपका कंसेप्चुअली क्वेश्चन सही होगा पर आप मिस्टेक करोगे या तो बैलेंसिंग में, या फिर किसी चीज को काउंट करना भूल जाओगे, या फिर किसी गलत चीज को किसी और के नाम पे जोड़ दोगे। तो ये वाली मिस्टेक्स होती है इन क्वेश्चंस में। अब एक और क्वेश्चन, K4FeCl6 reacts with, अब मैं क्वेश्चंस बैलेंस्ड दूंगा तो अब बिल्कुल ठीक करके दिखाना क्वेश्चन। Sequence of reaction we are given. Question is starting with 1 mole potassium ferrocyanide। बच्चों इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं। एंड 5 मोल H2SO4 and enough water। Calculate maximum number of moles of CO and ammonium sulfate can be produced। आपको ये बोला कि अगर आपके पास इसका 1 मोल है और इसके 5 मोल, तो मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बन सकते हैं और मैक्सिमम अमोनियम सल्फेट के कितने मोल बन सकते हैं। इसके कितने मोल बनेंगे और इसके कितने मोल बनेंगे अगर आपको स्टार्टिंग में इनके रिस्पेक्टिव मोल्स दे दिए जाए।
पूरा कंप्लीट करके दो पहले। आपकी कितने आ रही है? और करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड के 6 मोल्स और अमोनियम सल्फेट के 2 मोल। 2 चलो अब देखें, देख तो 1 मोल K4FeCl6, 5 मोल ये, तो HCl से हमें मिलेगा अमोनिया और अमोनिया से मिलेगा अमोनियम सल्फेट, और जो फॉर्मिक एसिड बनेगा इससे मिलेगा हमें कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए HCl कितना बनेगा, क्योंकि HCl से सारी रिएक्शन आ रही है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो हमें इसके मोल चाहिए। अमोनियम सल्फेट अमोनिया से बनेगा तो हमें अमोनिया के मोल चाहिए, पर अमोनिया के मोल और इसके मोल किसके हाथ में? HCl। पर HCl के मोल किसके हाथ में है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको यह पता होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट 1 मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 5 मोल डिवाइड बाय 3, सो दिस इज स्मॉलर नंबर, सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये खत्म हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन, ये खत्म हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये 1 मोल पूरा खत्म हो गया तो H2SO4 के कुछ मोल्स तो कंज्यूम होंगे ना, तो 1 मोल में से 1 मोल विल रिक्वायर 3 मोल H2SO4, so it means 2 मोल H2SO4 is left behind. 2 मोल H2SO4 is left behind which will be used as reactant for this reaction. और यहां पे मुझे लगता है कुछ ने गलती कर दी, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में था। जिसने ये पकड़ लिया ना उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बड़ी शाबाशी, क्योंकि यहाँ H2SO4 कहां से आ रहा है? जो इस रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं हुआ, वो बचा हुआ H2SO4 इस रिएक्शन में यूज हुआ। तो हमें ये देखना था कि अगर 1 मोल से 3 मोल का रिएक्शन H2SO4 का हो गया तो 5 में से 3 मोल खर्च हो गए, तो 2 मोल H2SO4 अभी बच गए जो हमारे इस रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे। ये था टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब 1 मोल अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके फिर 6 मोल बनेंगे। तो अब अगर इसके 6 मोल है, वाटर तो एक्सेस में, इनफ वाटर, तो वाटर की तो कोई जरूरत ही नहीं देखने की, तो 6 मोल से इसके 6 मोल बनेंगे और इसके भी 6 मोल बनेंगे। अब जब हमें पता है कि इसके 6 मोल बनेंगे, लेकिन H2SO4 के तो 2 मोल है ना अपने पास, तो इसके कितने मोल बनेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट 6 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 3, सो दिस टाइम H2SO4 के लिए मोल्स और कोएफिशिएंट का रेशियो छोटा आ रहा है, सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस विल डिसाइड हाउ मच अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। तो आप बोलोगे 2 मोल के लिए इसके 2 मोल बनेंगे। अब हमें ये देखना था कि फॉर्मिक एसिड कितना बना, 6 मोल। तो 6 मोल खत्म होके 6 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये इस क्वेश्चन सिंपल था। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि आफ्टर दिस रिएक्शन कौन कौन कितना बच गया, कौन कौन कितना कितना बच गया, अगर ये पूछा होता तो मैं ये बोलता 1 मोल से इसके 2 मोल बन गए प्रोडक्ट के, 1 मोल से इसका 1 मोल बन गया,
और HCl पूरा का पूरा खर्च हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। लेकिन फॉर्मिक एसिड 6 का 6 मोल खर्च गया, ये नहीं बचा, ये पूरा खर्च गया। सल्फ्यूरिक एसिड के जो 2 मोल बचे थे वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बन गए, सल्फ्यूरिक एसिड पूरा खत्म हो गया। पर अमोनिया बच गई क्योंकि 2 मोल के लिए कितना अमोनिया खर्च होगा बता सकते हो? 2 into 6 12 by 3 4 मोल, 2 into 6 12 12 by 3 4 मोल अमोनिया के खर्चेंगे तो कितने मोल अमोनिया बचा रह जाएगा? सो मोल्स ऑफ अमोनिया लेफ्ट 2 मोल्स। क्यों? क्योंकि 6 में से कितने खर्चे गए? 2 into 6 by 3 used moles, 2 मोल बच गए। अब 2 मोल अमोनियम सल्फेट भी बचेगा, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, ये खर्चा गया। अमोनिया हमने काउंट कर ली, ये कर ली काउंट। अमोनियम सल्फेट 2 मोल, ये पूरा खत्म। कार्बन मोनोऑक्साइड 6 मोल और वाटर कितना बन के आएगा? वाटर के भी फिर 6 मोल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। H2SO4 ये एक्सेस, अरे ये अलग से डाला गया है, अलग से डाला गया है। वेट, अलग से डाला गया है। हाँ बिल्कुल, वो बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे H2SO4 रिएक्टेंट होता तो प्रोडक्ट में कुछ सल्फर जैसा ना दिखता? वो जस्ट वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बस वो इतना दिखाया जा रहा है। मैं बात पूरी मानता हूं कि अगर ये नहीं होगा तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि इसका काम क्या है, जस्ट इसमें से पानी खींचना। पानी खींचने के बाद क्या उसका अपना कुछ चेंज हो गया? उसका अपना कुछ चेंज नहीं होता, वो अभी भी वैसा है, वो एसिड अभी भी वैसा है। सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट वाटर एब्जॉर्ब किया। नहीं, यही वाला सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, उसने ये वाटर को एब्जॉर्ब किया। ये रिएक्शन थोड़े ना इसके साथ हो रही। तो क्या सोच रहा है इसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही? नहीं रिएक्शन हो रही। वो क्या कर रहा था? इसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था। अगर ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या H2SO4 की कोई कंपोजिशन बदली? नहीं बदली, क्योंकि H2SO4 और वाटर मिलके कुछ प्रोडक्ट थोड़ा ना बना रहे थे। इसलिए वो जो H2SO4 बैठा है वो दोनों काम पैरेलली कर रहे हैं। वो रिएक्शन में इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, साथ के साथ में से वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए उसने ये काम नहीं किया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं की। तो ये सोच के H2SO4 तो खत्म हो गया। व्हाट आर यू थिंकिंग कि ये स्टेप पहले हुआ, ये स्टेप बाद में हुआ, ऐसा हो रहा है? नहीं, दीज ऑल रिएक्शंस आर रनिंग इन सीक्वेंस टू ईच अदर। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ बना, 2 मोल बचा, उसने अमोनिया से रिएक्शन भी शुरू कर दी, उसने इसमें से वाटर निकालना भी शुरू कर दिया। वो इसमें से हेल्प कर रहा है इससे ये बनने की। बस इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन करवा दूं या फिर क्लास वाइंड अप करें? ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। और ये ध्यान में रखना, स्टोइचियोमेट्री के इसी तरह के क्वेश्चन जेई वालों के लिए है, ये नीट वालों के लिए नहीं है। ये नीट वालों के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने एग्जांपल बिगिनिंग में क्लास में दिए ना, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्रोडक्ट, वो नीट वालों के लिए। ये जो आप कर रहे हो ये सिर्फ जेई वालों के लिए। नीट का एग्जाम बहुत इजी आता है, बहुत। When 1 mole A reacts with half mole B2, this is the reaction.
A plus half B2 gives AB. 100 kilocalorie heat is produced. When 1 mole A reacts with 2 mole B2, and this is the reaction, A plus 2 B2 gives AB4. 200 kilocalorie heat is produced. This is data given to you. Now questions start from here. When 1 mole A reacts with excess of B2 to form AB as well as AB4, 140 kilocalorie heat is produced. And आपको क्या बताना है? How many moles of B2 were used? वही तो सोचना है. टर्निंग पॉइंट कहा था ना तूने, तो अब तेरे लिए टर्निंग पॉइंट. क्वेश्चन ये है, अगर 1 मोल ए और हाफ मोल B2 हो, अगर 1 मोल ए हाफ मोल B2 से रिएक्ट करता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 100 किलो कैलोरी हीट निकलती है. ये यूनिट है हीट की, एनर्जी की. अगर 1 मोल ए 2 मोल B2 से रिएक्ट करे तो उस केस में 200 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है. ये एक डाटा था, जो इंफॉर्मेशन थी. अब उन्होंने बोला कि रियलिटी में हमने क्या किया, 1 मोल ए को एक्सेस B2 के साथ रिएक्ट किया. ये नहीं पता B2 कितना था, B2 के एक्सेस मोल थे ये, पर AB भी बना, AB4 भी बना, दोनों बने, लेकिन हीट 140 किलो कैलोरी रिलीज हुई. यानी कि ना 200 रिलीज हुई ना 100 हुई, 200 और 100 के बीच का कुछ रिलीज हुआ. अब आपको बताना कि B2 के कितने मोल आपने A के साथ रिएक्ट करवाए. जो एक्सेस बोल रहे हो वो कितने मोल है B2? और कल हमारी मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 9:45 AM एट द सेम आईडी. टुमारो वी हैव एक्स्ट्रा क्लास जिसमें हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. हाँ, मतलब जो अभी वाली जिस आईडी पे भी आप यूज कर रहे हो ना, इसी से. और अगर आईडी चेंज होगी तो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा. बट हम अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास. ओके, लेट मी चेक. नहीं, नहीं,
आपका एक मिनट, अभी एक स्टूडेंट ने कुछ आंसर बोला था। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, क्या नाम है? अचल, अथर्व। ओके, ग्रेट अथर्व, जीनियस अथर्व। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको कल वाले कुछ थीम से रिलेटेड था। आप एक चीज देखो, नो 1.1 इज द आंसर। ये देखो ए और B2 मिलके AB बना रहे हैं, लेकिन A और B2 मिलके AB4 भी बना रहे हैं। ये कल वाला क्वेश्चन हो गया। आयरन और ऑक्सीजन मिलके FeO बना रहा है और आयरन और ऑक्सीजन मिलके Fe2O3 बना रहा है। अब यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन था, अगर मैंने B2 और A के मोल्स का रेशो हाफ रेशो 1 रखा, हाफ रेशो 1, तो सिर्फ AB बनेगा। और अगर मैंने ये रेशो लेस देन हाफ लिया तो बताओ, जो कल सीखा था। अगर मैंने AB तो ओनली बनेगा, पर इनमें से भी तो कोई बचेगा। अगर मैंने ये रेशो लेस देन हाफ लिया, A और AB बचेगा, क्योंकि ये देखो ये रेशो अगर हाफ से छोटी है मतलब A ज्यादा है ना, A ज्यादा है ना, तभी तो ये रेशो हाफ से छोटी होगी। अगर मैं डिनोमिनेटर बड़ा करूंगा तभी तो ये रेशो छोटी होगी। इसका मतलब अगर मैंने B2 और A के मोल्स का रेशो हाफ से कम लिया, यानी कि ये ज्यादा है मेरे पास जरूरत से, तो फिर ये तो बचेगा, साथ में ये भी बचेगा। अब अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं, अगर मैं B2 और A के मोल्स का रेशो 2/1 लेता हूं, 2/1, जो कि हाफ बाय 1 से तो कहीं ज्यादा है, अब मेरे पास सिर्फ AB4 बचेगा, सिर्फ AB4, ये पूरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि AB से AB4 बनेगा, क्योंकि AB B2 के साथ रिएक्ट करके तो AB4 बनाता है ना। AB B2 के साथ मिलके ही तो AB4 बनाएगा। इसका मतलब अगर मैंने B2 और A के मोल्स का रेशो 2/1 और हाफ बाय 1 के बीच में रख दिया, तो ये तो बनेगा, साथ में ये भी बनेगा। कल किया था ऐसा। अगर तो मैंने हाफ बाय 1 रखा तो ये अकेला, अगर हाफ से कम रखा तो ये भी बचेगा और ये भी बचेगा, क्योंकि जब मैं हाफ से कम कर रहा हूं ये रेशो, मतलब मैं A को जरूरत से ज्यादा ले रहा हूं, A को ज्यादा क्वांटिटी में लूंगा, तभी तो ये रेशो छोटी होगी हाफ से, यानी कि उस केस में A भी बचेगा, AB भी बचेगा। लेकिन अगर AB4 अकेला बनाना है मुझे, तो इसे 1:2 रेशो में, यानी कि इसके 2 मोल और इसके 1 मोल ही दो। लेकिन अगर मुझे सपोज AB और AB4 दोनों चाहिए, ऐसा तभी होगा, AB और AB4 तभी दोनों बचेंगे अगर मैं B2 फर्स्ट स्टेप में जितना चाहिए उससे ज्यादा लूं, पर सेकंड स्टेप में जितना चाहिए उससे कम लूं, क्योंकि B2 की रिएक्शन AB से होगी तभी AB4 बनेगा। और अगर मुझे ये दोनों चाहिए तो B2 मुझे इतना तो चाहिए कि ये बने, यानी कि इस रिएक्शन में B2 मेरे पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाए, पर कुछ एक्स्ट्रा B2 भी बचे, इतना B2 बचे कि AB4 और ये दोनों बने। ऐसा तभी हो सकता है अगर मैं B2 और A के मोल्स का रेशो हाफ और 2 से बीच में कुछ ले लूं। यही थी इस क्वेश्चन में स्टोरी। तो अब देखो मैं क्या मान रहा हूं। मान लेते हैं कि टोटल आपने 1 मोल A लिया, जिसमें से X मोल फर्स्ट रिएक्शन में यूज हुए और सेकंड में 1 - X मोल यूज हुए। मान लो कि इसके X मोल यूज हुए और इसके 1 - X, टोटल 1 मोल यूज हुए। B तो एक्सेस में, तो इससे कितने कितने मोल बनेंगे उसकी कैलकुलेशन B के हाथ में तो है नहीं। तो अब आप यहां से यही बोलोगे ना कि इसके X मोल से इसके X मोल्स बनेंगे और इसके 1 - X मोल से इसके 1 - X मोल्स बनेंगे। पर क्वेश्चन में क्या बोला था
अगर इसका 1 मोल खर्च होगा, अगर इसका 1 मोल खर्च होता है तो एनर्जी रिलीज होगी 100। तो फिर x मोल से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 100x। अगर 1 मोल A का होता तो 100 किलो कैलोरी रिलीज होती है, पर आपने तो x मोल लिए ना, तो टोटल हीट रिलीज्ड in the first reaction will be 100x किलो कैलोरी। बोलो ये चीज समझ आई या नहीं? अगर इसका 1 मोल खर्च हो तो टोटल 200 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है AB4 बनते वक्त। तो अगर इसका 1 मोल होता तो 200 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती, पर आपके पास तो 1 माइनस x मोल है। तो 1 माइनस x मोल से कितनी हीट रिलीज होगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन? 200 into 1 minus x. So total heat released during the second reaction will be 200 into 1 minus x. भाई 1 मोल A अगर खर्च करते तो 100 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती, x मोल खर्च कर रहे हो तो 100x रिलीज हुई। 1 मोल इसका खर्च हुआ तो 200 किलो कैलोरी रिलीज होती है, तो 1 माइनस x से तो 1 माइनस x टाइम्स 200 किलो कैलोरी आएंगे, और ये टोटल हीट रिलीज कितनी है? 140। तो मैं ऐड कर देता हूं, टोटल हीट रिलीज्ड इज 140। अब मैं इससे इक्वेट कर देता हूं, ये बन जाएगा 100x प्लस 1 माइनस x इंटू 200 इज 140। यहां से मुझे x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो यहां से मेरे पास कितना आएगा? 60 x 60 by 100 सॉरी, x इज 0.6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 0.6 मोल खर्च किया तो यहां 0.4 मोल खर्च हुआ। तो अब बताओ B2 के कितने मोल लगेंगे? 0.6 से B2 के कितने मोल? 0.3 मोल। और यहां से B2 के कितने मोल बनेंगे? अगर ये 0.4 मोल है तो B2 के कितने मोल बनेंगे? 0.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, 0.8 मोल। अगर इसके 0.6 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय हाफ डिवाइड बाय 1, 0.3 मोल B2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेप। एंड 0.4 मोल के लिए 0.4 इंटू 2, 0.8 डिवाइड बाय 1, 0.8 मोल B2 इज रिक्वायर्ड। सो हाउ मच टोटल B2 वी हैव टेकन? 0.3 plus 0.8. So total moles of B2 we had to take that is 0.3 plus 0.8 which is 1.1 mole. अब मुझे एक बात बताओ, B2 की आपने 1.1 मोल लिए और A के टोटल मिला के 1 मोल लिए, तो रेशो बताओगे कितना आया? मोल्स ऑफ B2 और मोल्स ऑफ A का रेशो 1.1 by 1। क्या ये रेशो 2 by 1 और हाफ के बीच में है? इसीलिए तो ये दोनों मिल रहे हैं। सो ये क्वेश्चन था सिंपल सा। हाँ जी बोलो। AB को जो क्वेश्चन में दिया था ना, मैंने उसके हिसाब से चलाया। उन्होंने कहा कि A B2 से रिएक्ट करके ये बना रहा है, A B2 से रिएक्ट करके A B बना रहा है। पॉसिबल हो सकता था अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसे करवाना है, A प्लस B2 गिव्स AB, और फिर AB का रिएक्शन B2 के साथ होके AB4। ऐसे चलाना चाहते हो क्वेश्चन? ऐसे चलाना चाहते हो? चलो ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। आपको 1 मोल A खर्च करना था, तो मैंने ये मान लिया कि ये 1 मोल है, लेकिन B2 एक्सेस में है। तो अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि 1 मोल A से कितना मोल AB बना, पूरे का पूरा 1 मोल AB बना। पर एक बात ये देख, 1 मोल A से अगर ये पूरा 1 मोल AB बना होता तो जो टोटल एनर्जी रिलीज होती हमारे पास 100 किलो कैलोरी होनी चाहिए।
है ना, 100 किलो कैलोरी यहां से आता है। अब अगर ये 1 मोल खर्च हो रहा है, AB से AB4 बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, क्या क्वेश्चन में दी है? नहीं ना, तो इसलिए हमें इस रूट से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भाई 1 मोल AB से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये नहीं पता। इज दैट क्लियर टू यू, जिसने ये सवाल पूछा था? गुड, वेरी गुड। So with this, I am going to end up this mole concept और stoichiometric part, and I really hope कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।